अध्याय 1511। मास्टर, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी चीज है। वो वास्तव में किस चीज की तैयारी कर रही है? आर्यन ने पूछा कि लया क्या तैयारी कर रही थी। पति, मैं आपको बताना भूल गई थी। शिखर की स्वामिनी निवेदिता आपसे मिलने आ रही हैं। वो आपके घर आकर देखना चाहती हैं कि आप कैसे हैं। मानसी ने आर्यन से कहा। इतनी अचानक क्यों? वो अचानक यहाँ क्या करने आ रही हैं? आर्यन ने पूछा कि निवेदिता अचानक यहाँ क्यों आ रही हैं। वो दरअसल जब आप कुछ दिनों के लिए संप्रदाय में मौजूद नहीं थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप बीमार हैं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि वो यहाँ आई हैं। मानसी ने वो कारण बताया कि निवेदिता ने इस जगह आने का फैसला क्यों किया था। एक मिनट रुको, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो तुम ऐसा बहाना कैसे बना सकती हो? आर्यन ने मानसी से पूछा कि उसे निवेदिता के सामने ऐसा बहाना बनाने की क्या जरूरत थी। मेरे पास कोई उचित बहाना नहीं था। भले ही मैं बहाना ना बनाती, निश्चित रूप से मास्टर निवेदिता फिर भी यहाँ आती, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मानसी ने मासूम चेहरे के साथ जवाब दिया। मानसी मासूम लग रही थी। वो ऐसी नहीं लग रही थी कि उसने कोई बड़ी गलती की हो। तुमने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि मैं ठीक हूं ताकि उन्हें यहाँ ना आना पड़े? आर्यन ने मानसी से पूछा। मानसी को निवेदिता को बता देना चाहिए था कि आर्यन ठीक है, तब सब कुछ बहुत आसानी से सुलझ जाता। बेशक, मैंने पहले ही इस मामले का जिक्र किया है। समस्या यह है कि मास्टर निवेदिता मेरी बात नहीं सुनना चाहती। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करती। मानसी ने बताया कि निवेदिता को उसकी बात पर यकीन नहीं था। खैर कोई बात नहीं, सब कुछ हो चुका है। उन्हें इस जगह आने देना ठीक है। चूंकि सब कुछ पहले ही हो चुका था इसलिए आर्यन कुछ नहीं कर सकता था। मास्टर वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए शांत रहो, मानसी ने आर्यन से कहा। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने सिर हिलाया। वो एक अच्छी इंसान है, फिर जब वो आएंगी तो हम उनका ख्याल रखेंगे। चूंकि निवेदिता एक अच्छी इंसान है इसलिए आर्यन ने उनके लिए दावत देने का फैसला किया। वो मामला लया ने पहले ही कर दिया है, इसलिए आपको अब इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मानसी ने आर्यन से कहा कि वो अब इस बारे में और ना सोचे। वाह, लया बहुत तेज है। मुझे लगता है कि उसने जो किया है उसके लिए मुझे उसे इनाम देना चाहिए। आर्यन ने लया द्वारा किए गए काम के लिए उसे इनाम देने का इरादा किया। जब आर्यन ने ये सोचा तो उसके चेहरे पर एक कामुक भाव आ गया। लया एक दसमर्पित पत्नी है। जाहिर है कि लया से इसके लिए पूछना बहुत आसान होगा। तुम क्या सोच रहे हो? मानसी ने आर्यन के सिर पर थपकी दी। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि आर्यन लया के बारे में कुछ बुरा सोच रहा था। क्या तुम्हें मेरा लया के बारे में सोचना पसंद नहीं है तो कैसा रहेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूं? आर्यन ने मानसी से कहा। आर्यन मानसी की ओर देखकर मुस्कुराया और उसे छेड़ने लगा। पति, मेरा मूड खराब मत करो। मानसी ने आर्यन को चेतावनी दी कि वो उसका मूड खराब ना करे। हाँ, ठीक है, मैं अपनी पत्नी का मूड खराब नहीं करूंगा। आर्यन हंसा। वो मानसी का मूड खराब नहीं करेगा। बहुत अच्छा, मैं कुछ करने जा रही हूँ। मानसी कुछ करने जाना चाहती थी इसलिए वो यहाँ आर्यन का साथ नहीं दे सकती थी। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया। मानसी चली गई और आर्यन बैठक में अकेला रह गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा? आर्यन सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मास्टर, आप परिद्वार के अंदर क्यों नहीं जाते? मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा है, अवनी ने आर्यन से कहा। वो क्या है? अवनी की बात सुनकर आर्यन तुरंत उत्साहित हो गया। अवनी आर्यन को परिद्वार के अंदर ले गई। आर्यन तुरंत परिद्वार में चला गया और देखा कि वहां क्या है। जब आर्यन परिद्वार में दाखिल हुआ तो अवनी आराम से चाय पी रही थी। वो अच्छी चीज कहाँ है? आर्यन ने अवनी से पूछा। फुफ्फुफ्फू, तुम बहुत प्यारे हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं? अवनी ने खिलखिलाते हुए कहा। आर्यन को अवनी की बात से ठगा हुआ महसूस हुआ। उसने इस लुभावनी परी की बात पर इतना विश्वास क्यों किया? फुफ्फुफ्फुफ्फू, मास्टर, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। आपने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दिखाई? अवनी ने कहा कि वो आर्यन के साथ मजाक कर रही थी। चलो, अब मेरे साथ मजाक मत करो। जल्दी बताओ कि मेरे पास मेरे लिए क्या है? आर्यन ने पूछा। आप परिद्वार की स्थिति की जांच क्यों नहीं करते? अवनी ने आर्यन से कहा। हाँ, परिद्वार का स्तर फिर से बढ़ गया। इतनी जल्दी कैसे? ये जानकर आर्यन हैरान रह गया। मास्टर, क्या आप अश्विनी के बारे में भूल गए? इस मामले में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, अवनी ने आर्यन से कहा। ओह, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आर्यन को अब याद आया। अश्विनी को पाकर उसे बहुत अनुभव मिलना चाहिए था। वो सुंदर देवी निश्चित रूप से आर्यन को बहुत अनुभव देगी। उम्मीद है कि इस बार मुझे कुछ अच्छा और शालीन मिलेगा, आर्यन ने प्रार्थना की। वो अपने लिए कुछ शक्तिशाली चाहता था। आर्यन ने अपनी स्थिति देखी। परिद्वार के स्वामी के रूप में। स्तर 30। नाम आर्यन। उम्र 20 वर्ष। शक्ति 10वां डिवाइन मोनार्क रेल्म। विशेष शरीर प्राचीन यांग शरीर। विरासत ऋषिदेव अजूर ड्रैगन स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला। तकनीक किंग्स हार्ट तकनीक, ट्रू गॉड बॉडी तकनीक, 9 शैडो स्टेप्स, ब्रेकिंग मीटियोर ब्रो, डेसोलेट पाम्स, 1,00,000 अग्नि तलवारें, फ्रॉस्ट एज, फ्रॉस्ट नोवा, शैडो क्लोन, परफेक्ट स्टील, गॉड आइज, गॉड थंडर आर्मर, देवता का न्याय, बिजली, गॉड स्लेयर लाइटनिंग शॉट, स्काई विंड लॉ, अजूर डोमेन, गॉड मास्टर वन स्वॉर्ड। कलाकृतियाँ दुष्ट लॉकेट, दिव्य दिन यांग तलवार, ब्लैक ड्रैगन तलवार, गॉड मास्क, दिव्य कवच। महिलाएं प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना, परी,
मालती, कंचन, संध्या, कविता, फाल्गुनी, शिवानी, यशिका, सुनेहा, प्रीति, नलिनी, मानसी, लया, जानवी, मायरा, ईशानी, अश्विनी, रोमिला और अन्य। अनुभव EXP 412.689 बटे 12,20,000। कितना तेज सुधार है। अगर मैं अश्विनी जैसी कुछ और सुंदरियों को खोज लूं तो क्या ये एक अच्छी बात नहीं होगी? आर्यन सोचने लगा। ये निश्चित रूप से उसके लिए बहुत सारे लाभ लाएगा। अध्याय 1512 आर्यन के घर पर निवेदिता का आगमन। तुम्हारी महत्वाकांक्षा भी काफी बड़ी है, लेकिन मुझे ये पसंद है। अवनी को आर्यन की महत्वाकांक्षा पसंद आई। उसे आर्यन की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पसंद थी। अगला तुम्हारा लक्ष्य कौन है? अवनी ने पूछा कि आर्यन अब किसके पीछे जाएगा। क्या वो जेड लोटस शिखर की कोई महिला होगी या शिखर की स्वामिनी निवेदिता? मुझे नहीं पता, शायद श्रेया, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन शायद श्रेया के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करेगा। वह लंबे समय से श्रेया के साथ नहीं रहा है। तुमने जो इनाम जीता है उस पर एक नज़र क्यों नहीं डालते? अवनी ने आर्यन से उन उपहारों को देखने के लिए कहा जिन्हें वह हासिल करने में कामयाब रहा था। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया। उसने उन पुरस्कारों को देखा जिन्हें वह हासिल करने में सफल रहा था। पहला इनाम गॉड डोमिनेशन प्रेशर है, एक तकनीक जिसका उपयोग दुश्मन को दबाने के लिए किया जाता है। दबा हुआ दुश्मन बेहोश होने तक सांस लेने में कठिनाई महसूस करेगा। केवल बहुत मजबूत मानसिकता वाले लोग ही इस तकनीक का विरोध कर सकते हैं। दूसरा इनाम टाइम विजन। ये एक ऐसी क्षमता है जो उपयोगकर्ता को भविष्य में होने वाली घटनाओं को कुछ सेकंड पहले देखने की अनुमति देती है। ये दुश्मन के हमलों से बचने के लिए उपयुक्त तकनीक है। तीसरा इनाम इनविजिबल क्लोक। ये उपयोगकर्ता को अदृश्य और पहचान में ना आने वाला बना सकता है। ये घुसपैठ करने के लिए बहुत उपयुक्त है। साथ ही इसका आकार काफ़ी बड़ा होने के कारण इसे कुछ लोगों द्वारा एक साथ उपयोग किया जा सकता है। चौथा इनाम टेलीपोर्टेशन रिंग। एक अंगूठी जो आपको एक चिन्हित स्थान पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति दे सकती है। ये अंगूठी कुल 50 अलग अलग स्थानों को संग्रहित करने में सक्षम है। पांचवा इनाम डिफेंस वायल। ये पीने वाले की शारीरिक शक्ति में स्थायी वृद्धि कर सकता है। छठा इनाम स्ट्रेंथ वायल। ये पीने वाले की युद्ध शक्ति में स्थायी वृद्धि कर सकता है। सातवां इनाम स्टैमिना वायल। ये पीने वाले को अपनी गहन ऊर्जा की मात्रा में स्थायी वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। आठवां इनाम इवेजन वायल। ये पीने वाले को स्थायी गति प्रदान कर सकता है। ग्रेविटी डोमेन ट्रेनिंग रूम खुल गया है। टावर एबिस ट्रेनिंग रूम खुल गया है। एल्केमिस्ट स्पेशल रूम और ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स क्रिएटर स्पेशल रूम अपग्रेड अनलॉक हो गए हैं। उच्च स्तर के आर्टिफैक्ट और हथियार रूम अनलॉक हो गए हैं। अब आप अधिक हथियारों तक पहुंच सकते हैं। उच्च स्तर का मेडिसिन रूम अनलॉक हो गया है। अब आप अधिक औषधियों तक पहुंच सकते हैं। वाह, ये वास्तव में एक महान खजाना है। मुझे ये बहुत पसंद है। आर्यन को मिले उपहार वास्तव में बहुत पसंद आए। वे सभी वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ें थीं, विशेष रूप से टाइम विजन। ये भविष्य की लड़ाइयों में बहुत उपयोगी है। बधाई हो, आपको अच्छा उपहार मिला है, अवनी ने आर्यन को बधाई दी। आर्यन ये सुनकर बस हंसा। उसने डिफेंस वायल, स्ट्रेंथ वायल, स्टैमिना वायल और इवेजन वायल ले लिए। आर्यन ने तुरंत इन चारों वस्तुओं का उपयोग किया। इन चारों वस्तुओं का उपयोग करने के बाद आर्यन को अपनी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि महसूस होने लगी। उसे अपने शरीर में काफ़ी बड़ा बदलाव महसूस हुआ। ये बहुत अच्छा है। आर्यन को स्वीकार करना पड़ा कि ये एक बहुत अच्छी वस्तु थी। ये उपयोग करने के लिए अत्यंत उत्तम चीज़ थी। अवनी, क्या तुम्हें इन चारों चीज़ों को बनाने की सामग्री जानती हो? आर्यन ने अवनी से पूछा। वो डिफेंस वायल, स्ट्रेंथ वायल, स्टैमिना वायल और इवेजन वायल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जानना चाहता था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये चारों चीज़ें ऐसी सामग्रियों से बनी हैं जो बहुत दुर्लभ और मिलना मुश्किल हैं। मुझे खुद भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अवनी ने कहा कि उसे इस मामले की जानकारी नहीं थी। ये उसके नियंत्रण से बाहर था। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हें पता होता तो ये बहुत अच्छा होता। आर्यन केवल अपना सिर हिला सका, जबकि अगर अवनी को इसके बारे में पता होता तो आर्यन शायद इसे बड़े पैमाने पर उत्पादित करने में सक्षम होता। मास्टर, उस वस्तु का केवल एक बार उपयोग प्रभाव है, इसे बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। अवनी निश्चित रूप से जानती थी कि आर्यन क्या सोच रहा था। आर्यन निश्चित रूप से उन चारों वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के तरीके के बारे में सोच रहा होगा। ये अफसोस की बात है। आर्यन को लगा कि ये अफसोस की बात है, भले ही ये शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज तरीका था। अवनी मुस्कुराई जब उसने आर्यन के भाव देखे। ऐसा लग रहा था कि आर्यन उसके द्वारा दिए गए उत्तर से बहुत निराश था।
ठीक है, कोई बात नहीं। चूंकि इस स्थिति में करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आर्यन के पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह शायद इसे अपनी पत्नी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। उसके बाद आर्यन ने गॉड डोमिनेशन प्रेशर और टाइम विजन सीखने की कोशिश शुरू की। ये दो स्किल सीखने में काफ़ी कठिन लग रहे थे, इसलिए संभावना थी कि आर्यन को इन्हें सीखने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। मैं जा रही हूँ, अध्ययन का आनंद लो। आर्यन को गॉड डोमिनेशन प्रेशर और टाइम विजन सीखना शुरू करते देख अवनी ने हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। उसने आर्यन को अपनी दुनिया में रहने दिया। आर्यन को एहसास नहीं हुआ कि अवनी चली गई है। वह गॉड डोमिनेशन प्रेशर और टाइम विजन का अध्ययन करने में डूबा हुआ था। गॉड डोमिनेशन प्रेशर और टाइम विजन सीखना कठिन कौशल थे। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी इस कठिन तकनीक को सीखने में हजारों से 10,000 साल लग जाते। पति, क्या आप यहाँ हैं? जब आर्यन ने गॉड डोमिनेशन प्रेशर और टाइम विजन में महारत हासिल कर ली थी, तब लया आर्यन के पास आई। क्या बात है? आर्यन ने लया से पूछा कि वो उसे क्यों ढूंढ रही थी। पति, बाहर अंधेरा हो रहा है, बेहतर होगा कि आप खुद को तैयार कर लें। निवेदिता जल्द ही यहाँ होंगी। लया ने आर्यन को यहाँ आने का कारण बताया। क्या देर हो गई है? मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। आर्यन को एहसास नहीं हुआ कि बाहर क्या हो रहा था। वह गॉड डोमिनेशन प्रेशर और टाइम विजन का अध्ययन करने में डूबा हुआ था। चलो जल्दी बाहर चलते हैं। लया ने आर्यन को तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। ठीक है, मैं तैयारी करूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया। वह बाहर जाकर तैयारी करने वाला था। आर्यन और लया परिद्वार से बाहर चले गए। परिद्वार से बाहर निकलने के बाद आर्यन ने निवेदिता के आगमन का स्वागत करने की तैयारी शुरू की। आर्यन ने काफी साफ सुथरे कपड़े पहने थे। उसने निवेदिता के यहाँ आने पर खुद को खराब नहीं दिखने दिया। लया ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था। उसने सभी व्यंजनों को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था। नियत समय आने के बाद निवेदिता इस स्थान पर आईं। वो मानसी, ऐश्वर्या और सुमित्रा के साथ आईं। शिखर की स्वामिनी और बहन मानसी, ऐश्वर्या और सुमित्रा का स्वागत है। आर्यन ने निवेदिता, मानसी, ऐश्वर्या और सुमित्रा का स्वागत किया। अध्याय 1513। निवेदिता की नज़र एक अपराधी को देखने जैसी है। आर्यन, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि युद्ध के बाद तुम घायल हो गए थे। निवेदिता ने आर्यन से पूछा। वो आर्यन की स्थिति जानना चाहती थी। मैं ठीक हूं, ये केवल एक मामूली चोट है, इसलिए शिखर की स्वामिनी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने निवेदिता को बताया कि वो ठीक है। तो तुम अब बेहतर हो। ये अच्छा है कि तुम्हारी स्थिति में सुधार हुआ है। हमें ये सुनकर खुशी हुई। निवेदिता ये सुनकर खुश थी। क्या शिखर की स्वामिनी निवेदिता अपनी यात्रा से वापस आ गई हैं? आर्यन ने निवेदिता से पूछा। जैसे ही मैंने संप्रदाय पर हमला होने की खबर सुनी, मैं तुरंत वापस आ गई। निवेदिता ने अपने लौटने की घोषणा की। मैं समझ गया। आर्यन अब समझ गया था। ऐसा लग रहा था कि निवेदिता संप्रदाय पर हमले की खबर सुनकर वापस आ गई थी। निवेदिता को संप्रदाय की उतनी चिंता नहीं थी। वो जेड लोटस शिखर की महिला शिष्यों के बारे में अधिक चिंतित थी। चलिए अंदर चलते हैं। आपको इस तरह बाहर रखना असुविधाजनक है। आर्यन ने सभी महिलाओं को अंदर आमंत्रित किया। वो चाहता था कि हर कोई घर के अंदर चले। आर्यन का निमंत्रण पाकर निवेदिता, मानसी, ऐश्वर्या और सुमित्रा घर के अंदर दाखिल हुईं। जब वे लिविंग रूम में पहुंचे तो निवेदिता, मानसी, ऐश्वर्या और सुमित्रा ने देखा कि अंदर पहले से ही बहुत सारा खाना रखा हुआ है। कृपया अपने समय का आनंद लें। आर्यन ने सभी महिलाओं को दावत का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। आर्यन, वास्तव में तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। निवेदिता ने आर्यन से इस तरह की चीजें न करने को कहा। आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहें कर सकती हैं। आर्यन ने निवेदिता, मानसी, ऐश्वर्या और सुमित्रा से कहा। निवेदिता, ऐश्वर्या और सुमित्रा आर्यन को मना नहीं कर सकी। उनके लिए आर्यन को मना करना मुमकिन नहीं था। वे सभी मेज पर बैठ गईं। उन सभी महिलाओं में से केवल निवेदिता ही भ्रमित लग रही थी। इस स्थान पर केवल निवेदिता ही थीं जिनका आर्यन के साथ कोई संबंध नहीं था, जबकि बाकी सभी महिलाओं का पहले से ही आर्यन के साथ संबंध था। ओह, यहाँ कोई मेहमान है। अश्विनी प्रकट हुई। उसने देखा कि इस स्थान पर कोई अतिथि आया है। एक अज्ञात व्यक्ति के आगमन को देखकर निवेदिता ने तुरंत अश्विनी की ओर देखा। उसने एक सुंदर और बहुत ही आदर्श महिला की आकृति देखी। ओ मेरे भगवान, ये महिला कौन है? अश्विनी को देखकर निवेदिता बहुत हैरान रह गई। निवेदिता को नहीं पता था कि आर्यन के घर में दिखने वाली ये सुंदर महिला कौन है। क्या ये आर्यन की बड़ी बहन है?
आर्यन काफी सुंदर है, इसलिए वो आर्यन की बड़ी बहन हो सकती है। निवेदिता स्पष्ट रूप से सोचने लगी, शायद जो महिला अभी प्रकट हुई थी वो आर्यन की बड़ी बहन थी। सुमित्रा और ऐश्वर्या ने अश्विनी की ओर देखा। निवेदिता के विपरीत सुमित्रा और ऐश्वर्या पहले ही अनुमान लगा सकती थीं कि ये महिला कौन थी। इस महिला का निश्चित रूप से आर्यन के साथ घनिष्ठ संबंध था। उन दोनों का मानना था कि अश्विनी आर्यन की ही महिला थी। इसकी संभावना लगभग 99% सटीक और विश्वसनीय थी। मानसी केवल अपना सिर हिला सकी। अश्विनी को इस स्थिति में क्यों प्रकट होना पड़ा? मानसी को अश्विनी के खिलाफ विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। वो अश्विनी के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। आखिरकार ये दोनों बहनें थीं, इसलिए ऐसा कुछ करने का कोई कारण नहीं था। बहन अश्विनी, आप यहाँ क्यों हैं? अश्विनी को अचानक प्रकट होते देख लया तुरंत गईं और उन्हें खींचकर दूर ले गईं। लया के आने से निवेदिता अचंभित रह गई। उसे फिर से लया जैसी असाधारण सुंदरता दिखाई गई। लया, तुम इतनी अचानक क्यों आईं? क्या कुछ हुआ है? अश्विनी जो हो रहा था उससे भ्रमित लग रही थीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। लया अश्विनी को लिविंग रूम से बाहर ले गईं। उन्हें तुरंत इस जगह से जाना था। लया और अश्विनी इस जगह से चले गए। वे दोनों उस कमरे में चले गए जहां वे आराम कर सकें। आर्यन, वे दोनों कौन हैं? निवेदिता पहले से ही बहुत उत्सुक थी कि अभी-अभी जो दो महिलाएं दिखी थीं वे कौन थीं। आर्यन थोड़ा भ्रमित था कि वो निवेदिता को कैसे समझाए। ऐसा लग रहा था कि जब उसे निवेदिता को सब कुछ समझाना होगा तो ये एक बहुत ही परेशानी वाली बात होगी। मास्टर, वास्तव में मानसी ने निवेदिता को बताया कि क्या हुआ था। उसने निवेदिता को सब कुछ सच बता दिया। अगर वे झूठ बोलना जारी रखते तो ये मामला सुलझता नहीं, इसलिए जो हुआ उसके बारे में ईमानदार होना बेहतर था। मानसी की बात सुनकर निवेदिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। निवेदिता ने सीधे आर्यन की ओर देखा। आर्यन को निवेदिता की नज़रें पाकर अच्छा महसूस नहीं हुआ। किसी कारण से निवेदिता की नज़रें ऐसी लग रही थीं जैसे वो किसी अपराधी से पूछताछ कर रही हो। आर्यन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे व्यक्ति होगे। निवेदिता इस मामले से असंतुष्ट लग रही थीं। मानसी से ये सुनकर वो नाखुश थीं। भले ही आर्यन के पास पहले से ही मानसी, ऐश्वर्या और सुमित्रा थीं, फिर भी वो बाहर दूसरी महिला को खोजने की हिम्मत कैसे कर सकता था? शिखर की स्वामिनी निवेदिता, आप ये क्या कह रही हैं? आर्यन ने अपना सिर खुजलाया और बस मुस्कुरा दिया। तुम ऐश्वर्या और सुमित्रा को ये कैसे समझाओगी? निवेदिता ने आर्यन से पूछा कि आर्यन इस मामले को ऐश्वर्या और सुमित्रा को कैसे समझाएगा। वे दोनों इसे अच्छी तरह स्वीकार कर सकती हैं। सही कहा ना ऐश्वर्या, सुमित्रा? आर्यन ने मदद के लिए ऐश्वर्या और सुमित्रा की ओर मुड़ा। ये आप पर निर्भर करता है, ऐश्वर्या और सुमित्रा ने बेपरवाह होकर जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या और सुमित्रा को वास्तव में इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। वे दोनों आर्यन की इन हरकतों की आदी हो चुकी थीं। उन्होंने इसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निवेदिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐश्वर्या और सुमित्रा ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। चूंकि ऐश्वर्या और सुमित्रा ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, इसलिए निवेदिता ने मानसी की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि मानसी ने भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वास्तव में उनका रिश्ता कैसा है? ये इतना जटिल क्यों है? निवेदिता को लगा कि आर्यन का सभी महिलाओं के साथ रिश्ता बहुत जटिल था। निवेदिता खुद नहीं जानती थी कि उनके बीच किस प्रकार का रिश्ता था। ठीक है, शांत हो जाओ। उन्हें वो करने दो जो वे चाहते हैं। जब तक कि इससे किसी को नुकसान न हो, सब ठीक रहेगा। निवेदिता ने शांत होने की कोशिश की। उसे आर्यन और अन्य लोगों को इस तरह की बात नहीं दिखानी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद निवेदिता आखिरकार शांत हो गई। वो अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गई। आर्यन, चूंकि वे यहाँ हैं तो तुम उन्हें हमारे साथ क्यों नहीं बुलाते? निवेदिता ने आर्यन से लया और अश्विनी को बुलाने को कहा। उन्हें आर्यन द्वारा आयोजित दावत में शामिल होने दें। लया, अश्विनी, यहाँ आओ। आर्यन ने लया और अश्विनी को बुलाया। उसने उन दोनों को आने को कहा। आर्यन द्वारा बुलाए जाने पर लया और अश्विनी आ गईं। उन्होंने निवेदिता, ऐश्वर्या और सुमित्रा को अपना परिचय दिया। निवेदिता, ऐश्वर्या और सुमित्रा तीनों चौंक गईं जब उन्होंने लया की पहचान सुनी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लया एक राजकुमारी थी।
तुम्हारी कहानी किसी परी कथा जैसी है। ऐश्वर्या को लगा कि लया ने जो बताया वो किसी परी कथा जैसा था। ऐश्वर्या पहले ऐसी कहानियां बहुत पढ़ा करती थी। जाहिर है कि वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसने बचपन में किस तरह की कहानियां पढ़ी थीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लया ने ऐश्वर्या को उसकी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दिया। अध्याय 1514। यदि तुम इसे ढूंढ सके तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। तुम काफी विशेष लगती हो, अश्विनी ने निवेदिता से कहा। अश्विनी सीधे निवेदिता की आंखों में देख रही थी। वह निवेदिता में बहुत दिलचस्पी ले रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? निवेदिता अश्विनी की बात सुनकर केवल मुस्कुराई। उसने मुस्कुराते हुए अश्विनी की बात का उत्तर दिया। फू 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 फू। अश्विनी निवेदिता को देखकर मुस्कुराई। उसने निवेदिता को कुछ नहीं बताया। ये कहा जा सकता है कि अश्विनी जो हो रहा था उसे छिपा रही थी। अश्विनी खुद अभी भी पूरी तरह से नहीं जानती थी कि उसका अनुमान सही था या गलत। निवेदिता ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था। हर कोई दावत का आनंद लेने लगा। उन सभी के बीच निवेदिता वह थी जिसने खाने को सबसे कम छुआ था। निवेदिता ने आर्यन के सामने अपनी शालीनता बनाए रखी। नकाब के नीचे इस तरह का कुछ करना वास्तव में थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए ये अजीब नहीं था कि निवेदिता इस तरह से थी। आर्यन, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? निवेदिता ने आर्यन को आमंत्रित किया। एक छोटी सी बात थी जिस पर वह आर्यन से चर्चा करना चाहती थी। ओह ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया। वह तुरंत उठा और निवेदिता के पीछे चल दिया। वे दोनों घर के पिछले आंगन की ओर चले गए। आर्यन, मैंने सुना है कि तुम वास्तव में बहुत महान काम कर रहे हो, क्या ये सच है? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। वह शांति से आर्यन के जवाब सुनना चाहती थी। निवेदिता ने सुना था कि आर्यन ने बड़े काम किए हैं। आर्यन संप्रदाय की महिला शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। जेड लोटस शिखर की लगभग सभी महिलाएं आर्यन के किए गए कार्यों के बारे में बात कर रही थीं। वास्तव में ऐसा नहीं है, मैं उतना महान नहीं हूं। आर्यन ने अपना सिर खुजलाया। वह उतना महान नहीं था जितना निवेदिता कह रही थी। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही सब कुछ जानती हूं। निवेदिता ने आर्यन से सच बोलने को कहा। वह पहले से ही सब कुछ जानती थी। यहां तक कि निवेदिता को यह पता था कि आर्यन ने लोकेश को आसानी से हरा दिया था। ऐसा लगता है कि मैं अब इसे और नहीं छिपा सकता, आर्यन ने अपने सामने खड़ी निवेदिता से कहा। बेशक तुमने जो किया वो असाधारण था, तो तुम इसे मुझसे क्यों छिपाओगे? निवेदिता ने कहा। निवेदिता की प्रशंसा सुनकर आर्यन मुस्कुराया। निवेदिता लगातार आर्यन की तारीफ कर रही थी। तुम्हारी शक्ति में वृद्धि बहुत तेज है, मैं इससे काफी हैरान हूं। जिस चीज ने निवेदिता को सबसे ज्यादा चौंकाया वो आर्यन की शक्ति में वृद्धि थी। आर्यन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। भले ही निवेदिता के पास अभी भी आर्यन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का समय नहीं था, फिर भी आर्यन बहुत तेजी से ऊपर उठने में सक्षम था। मैं बहुत मेहनत से अभ्यास करता हूं। मैं तेज बनना चाहता हूं ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं जो मेरे लिए कीमती है। इस दुनिया में ताकत ही परम सत्य है जो मैंने सीखा है, आर्यन ने निवेदिता से कहा। आर्यन ने वह कारण बताया कि वह क्यों मजबूत बनना चाहता था। आर्यन मजबूत बनना चाहता था ताकि वह उन लोगों की रक्षा कर सके जिन्हें वह पसंद करता है। ये बहुत अच्छी भावना है, निवेदिता ने सिर हिलाया। आर्यन की बात सुनकर निवेदिता कुछ सोचने लगी। आर्यन ने निवेदिता की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि निवेदिता क्या सोच रही है। भले ही वह नहीं जानता था कि निवेदिता क्या सोच रही है, आर्यन ने अनुमान लगाया कि निवेदिता निश्चित रूप से किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोच रही होगी। शिखर की स्वामिनी निवेदिता, आप क्या सोच रही हैं? आर्यन ने पूछा कि निवेदिता क्या सोच रही थी। निवेदिता अभी भी खोई हुई लग रही थी। उसने आर्यन की बात नहीं सुनी। क्या मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि निवेदिता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, आर्यन को लगा कि उसे निवेदिता द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। शिखर की स्वामिनी निवेदिता, आर्यन ने निवेदिता को कई बार पुकारा। उसने जांच की कि निवेदिता उसे नजरअंदाज कर रही है या वह वास्तव में बेहोश जैसी स्थिति में है। ये खतरनाक है। आर्यन को लगा कि यह खतरनाक है। निवेदिता को कई बार बुलाने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे उसे तुरंत होश में लाना होगा। आर्यन को निवेदिता को तुरंत होश में लाना था। वह निवेदिता को इस तरह से नहीं रहने दे सकता था। शिखर की स्वामिनी निवेदिता, जागिए, क्या हो रहा है? आर्यन ने निवेदिता के कंधे पकड़े। उसने निवेदिता के कंधों को थोड़ा हिलाया। आर्यन ने जो किया उससे निवेदिता होश में आने लगी। वह पूरी तरह सचेत हुई और अपने सामने खड़े आर्यन की ओर देखने लगी। क्या बात है? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि आर्यन ने अचानक उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस बार आर्यन ने उसे छुआ था। इससे निवेदिता को आर्यन के प्रति एक अजीब सी भावना महसूस हुई। ये कैसी भावना है? निवेदिता नहीं जानती थी कि ये भावना क्या थी,
क्यों हर बार जब भी वह आर्यन के साथ होती थी उसे हमेशा इस तरह की भावना महसूस होती थी। इसी अजीब भावना के कारण निवेदिता आर्यन के बारे में इतनी उत्सुक थी। वह आर्यन के बारे में जानना चाहती थी। नहीं, अभी आप खोई हुई लग रही थीं और बात नहीं कर पा रही थीं। मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है, आर्यन ने निवेदिता से कहा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस किसी चीज के बारे में सोच रही थी, निवेदिता ने आर्यन को उत्तर दिया। ओह हाँ, शिखर की स्वामिनी निवेदिता, आप क्या करती रहती हैं? आप हमेशा अचानक कहीं क्यों गायब हो जाती हैं? आर्यन ने निवेदिता से पूछा। वह जानना चाहता था कि निवेदिता क्या कर रही थी। ये जानना जरूरी था क्योंकि निवेदिता बहुत बाहर जाती थी। इसीलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि आर्यन उत्सुक था कि निवेदिता क्या कर रही है। मैं कुछ ढूंढने जा रही थी, निवेदिता ने बताया कि वह कुछ ढूंढने जा रही थी। वह क्या है? आर्यन ने निवेदिता से पूछा। आर्यन जानना चाहता था कि निवेदिता क्या ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुम्हें सुनने में मूर्खता लग सकता है, लेकिन मैं एक बालों का आभूषण ढूंढ रही थी जो मुझसे गिर गया था। निवेदिता ने आर्यन को बताया कि वह क्या ढूंढ रही थी। निवेदिता ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह उस चीज को खोजने की पूरी कोशिश कर रही थी जो उसके लिए कीमती थी। वह कैसा दिखता है? आर्यन ने निवेदिता से पूछा। वास्तव में आर्यन जानता था कि निवेदिता क्या ढूंढ रही थी। ये इस तरह का दिखता है। निवेदिता ने बताया कि वह किस तरह के आभूषण ढूंढ रही थी। क्या मुझे इसे ढूंढने में मदद करनी चाहिए? आर्यन ने निवेदिता से पूछा। आर्यन ने निवेदिता की मदद करने की पहल की। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, निवेदिता ने आर्यन को उत्तर दिया। निवेदिता आर्यन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह आर्यन से कोई मदद स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, आर्यन ने कहा कि उसे निवेदिता के लिए ये करने में कोई आपत्ति नहीं है। निवेदिता ये सुनकर थोड़ा प्रभावित हुई। वह आर्यन की बात सुनकर भावुक हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मुझे इनाम मिलेगा? आर्यन ने पूछा कि अगर वह निवेदिता के गहने ढूंढ लेगा तो क्या उसे कोई इनाम मिलेगा? निवेदिता की बात सुनकर आर्यन की सारी पुरानी धारणाएं एकदम से गायब हो गईं। भले ही उसने पहले सोचा था कि आर्यन ये ईमानदारी से कर रहा था। शिखर की स्वामिनी निवेदिता, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसीलिए इसे इतनी गंभीरता से ना लें। आर्यन ने कहा कि वह मजाक कर रहा था। वह चाहता था कि निवेदिता बहुत गंभीर ना हो। नहीं, अगर तुम उसे ढूंढ सको तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी, मैं अपनी ओर से वादा करती हूं। निवेदिता ने आर्यन से कहा कि यदि वह उसके गहने ढूंढने में सफल रहा तो वह उसे एक उपहार देगी। निवेदिता ये कहते समय उदासीन लग रही थी। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन उसे ढूंढ पाएगा। अध्याय 1515। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? आर्यन ने निवेदिता से पूछा। आर्यन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि निवेदिता ने जो अभी कहा है वो उस पर कायम है। बेशक मुझे अपनी बात पर विश्वास है। निवेदिता को अपनी बात पर पूरा भरोसा था। अगर आर्यन वास्तव में उसे ढूंढ सका तो निवेदिता निश्चित रूप से आर्यन को उपहार देगी। वो किस तरह का उपहार है? आर्यन ने उस उपहार के बारे में पूछा जो निवेदिता उसे देने वाली थी। वो इसे जानने के लिए उत्सुक था। ये एक विशेष उपहार है, निवेदिता ने आर्यन से कहा, कि दिया जाने वाला उपहार बहुत ही खास होगा। ओह! निवेदिता की बात सुनकर आर्यन की दिलचस्पी और बढ़ गई। वो और अधिक उत्सुक हो गया कि निवेदिता के पास उसके लिए क्या है। शिखर की स्वामिनी निवेदिता, क्या आप उस चीज के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकती हैं जो आप देने वाली हैं? आर्यन निवेदिता से थोड़ा संकेत चाहता था और सटीक रूप से वो जानना चाहता था कि निवेदिता क्या देगी। ठीक है, ये कुछ खास है, शायद आप इसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, निवेदिता ने आर्यन को उत्तर दिया। निवेदिता ने बताया कि ये कुछ विशेष था और इसे प्राप्त करना आसान नहीं था। ये सुनकर आर्यन और भी रोमांचित हो गया। वो तुरंत जानना चाहता था कि निवेदिता उसे क्या देगी। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया है, तो मेरा उपहार कहाँ है? आर्यन ने वो शानदार आभूषण निकाला जो निवेदिता का था। उसने उसे निवेदिता को दिखाया। निवेदिता थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। जब उसने देखा कि जिसे वो ढूंढ रही थी वो आर्यन के हाथों में था तो वो सन्न रह गई। वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण हो गया। आर्यन और निवेदिता दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन, तुम्हें ये चीज कहां से मिली? निवेदिता ने तुरंत अपने बालों के आभूषण की ओर इशारा किया। उसने पूछा कि आर्यन को ये चीज कहां से मिली। जब मैं अभ्यास कर रहा था तो मुझे ये सड़क पर मिला था। आर्यन ने निवेदिता को बताया कि उसे ये रास्ते में मिला था। तो ये चीज इतने समय से तुम्हारे पास थी? निवेदिता ने आर्यन से फिर पूछा। हाँ बिल्कुल, जब से मुझे ये मिला मैंने इसे अपने पास रखना ही बेहतर समझा, आर्यन ने निवेदिता से कहा।
तो ऐसा है, इतने समय से मैं जो कर रही थी वो व्यर्थ था। जाहिर है कि ये लंबे समय से मेरे पास ही था। निवेदिता को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। जिसे वो ढूंढ रही थी वो उसके बिल्कुल पास ही था। ठीक है, इसे मुझे दे दो। निवेदिता ने आर्यन के हाथों से अपने बालों का आभूषण छीनने की कोशिश की। एक क्षण रुकिए, क्या शिखर की स्वामिनी निवेदिता ने मुझे उपहार देने का वादा नहीं किया था? तो मेरा उपहार कहाँ है? आर्यन ने अपने हाथ में मौजूद कीमती आभूषण को मुफ्त में नहीं दिया। वो जानना चाहता था कि उसे निवेदिता से क्या उपहार मिलेगा। निवेदिता अब समझ गई थी कि आर्यन क्या कर रहा था। आर्यन ये जानबूझकर कर रहा था। उसने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। मैं इतनी आसानी से कैसे मूर्ख बन सकती हूँ? निवेदिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यन से आसानी से कैसे धोखा खा गई। उसे आर्यन से अधिक सावधान रहना चाहिए था। मानसी ने पहले ही निवेदिता को आर्यन से अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी थी। दुर्भाग्य से निवेदिता ने मानसी की चेतावनियों पर शायद ही कभी ध्यान दिया था। जब वो आर्यन के साथ होती थीं तो निवेदिता हमेशा अपनी सुरक्षा ढीली कर देती थीं। आर्यन के साथ होने पर वो बेफिक्र दिखती थीं। आर्यन ने निवेदिता को एक विशेष एहसास दिया था, इसलिए निवेदिता आर्यन से बहुत अधिक सावधान नहीं थीं। ठीक है, मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगी। निवेदिता ने आर्यन को उपहार दिया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाला। निवेदिता ने एक बोतल निकाली और उसे आर्यन को दिखाया। वो क्या है? आर्यन ने निवेदिता से पूछा। वो जानना चाहता था कि उसके पास क्या है। ये फीनिक्स के आंसू हैं। ये किसी व्यक्ति के घावों को भर सकते हैं, भले ही वो मरणासन्न स्थिति में हो। निवेदिता ने आर्यन को इस बारे में बताया। फीनिक्स के आंसू काफी कीमती चीज थी जो निवेदिता के पास थी। ये ऐसी चीज थी जो उच्च पद पर रहने वाले लोगों के लिए भी प्राप्त करना आसान नहीं था। इसलिए इस उपहार से आर्यन को चकित होना चाहिए था, और निवेदिता को उम्मीद थी कि अगर कुछ बुरा हुआ तो आर्यन के पास उसकी मदद करने के लिए कुछ होगा। ओह वो, वास्तव में ये तो मेरे पास भी है। आर्यन ने निवेदिता से कहा कि उसके पास भी फीनिक्स के आंसू हैं। यहां तक कि आर्यन ने अभी तक उनका उपयोग भी नहीं किया है। एक मिनट रुको, तुम्हें ये चीज कहां से मिली? निवेदिता ने तुरंत आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि आर्यन को ये चीज कहां से मिली। ओह, ये मुझे इत्तेफाक से मिल गया था। आर्यन को ये चीज संयोग से मिली थी। ये कैसे हो सकता है? निवेदिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन के पास फीनिक्स के आंसू थे। हालांकि निवेदिता को अपनी चीज पर बहुत भरोसा था, लेकिन परिणाम काफी चौंकाने वाले थे। तो क्या शिखर की स्वामिनी निवेदिता के पास अभी भी देने के लिए कुछ है? आर्यन ने निवेदिता से पूछा। निवेदिता सोचने लगी कि उसे आर्यन को क्या देना चाहिए। वो आर्यन को क्या दे सकती थी? निवेदिता ने कुछ चीजें निकाली और दिखाया कि उसके पास क्या था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी निवेदिता के पास था वो पहले से ही आर्यन के पास था। तुम्हारे पास ये सब कैसे है? निवेदिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन के पास इतनी सारी चीजें थीं। तो अब निवेदिता आर्यन को क्या दे? तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम क्या चाहते हो? निवेदिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यन को और क्या दे। मैं नहीं जानता। क्या ये शिखर की स्वामिनी निवेदिता नहीं है जो मुझे उपहार देना चाहती हैं? आर्यन ने निवेदिता से कहा। आर्यन खुद ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वो क्या चाहता है, इसलिए बेहतर था कि निवेदिता को ही ये तय करने दिया जाए। निवेदिता का सिर चकराने लगा कि वो आर्यन के हाथों से अपना आभूषण कैसे प्राप्त करे। वातावरण फिर से शांत हो गया। निवेदिता फिर से चुप हो गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या मैंने फिर से कुछ गलत किया? आर्यन को नहीं पता था कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए निवेदिता निश्चित रूप से शांत थीं और उससे कुछ नहीं कह रही थीं। वातावरण थोड़ा अजीब हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि निवेदिता आर्यन से कुछ नहीं कह रही थी। शिखर की स्वामिनी निवेदिता, आर्यन ने निवेदिता से कहा। उसने ही बातचीत पहले शुरू की। जैसे ही आर्यन बातचीत शुरू करने वाला था, निवेदिता ने अपनी उंगली आर्यन के होठों की ओर बढ़ाई और उसे चुप रहने के लिए कहा। चलो इसे खत्म करते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो, बस कह दो, निवेदिता ने आर्यन से कहा। निवेदिता का स्वर कोमलता से भरा हुआ था। मैं कहने की हिम्मत नहीं करता, कृपया आप इस बारे में सोचें। आर्यन ने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने निवेदिता को ही सोचने दिया। यदि तुम स्पष्ट रूप से नहीं कहोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या चाहते हो। निवेदिता ने अपने दोनों शिखरों पर हाथ रखे। निवेदिता जो मुद्रा अपना रही थी वो बहुत ही आकर्षक थी। आर्यन ने निवेदिता की ओर देखा। उसने देखा कि निवेदिता एक बहुत ही लुभावनी मुद्रा बना रही थीं। अध्याय 1516। क्यों ना आप इसे मुझे पहना दे? आर्यन,
तुम कहाँ देख रहे हो? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। उसने आर्यन की अपनी ओर एक तर्कहीन नजर देखी। ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन ने जल्दी से अपनी आंखें हटा ली। वो नहीं चाहता था कि निवेदिता को पता चले कि वो क्या देख रहा था। ये देखकर निवेदिता मुस्कुराई। शर्मिंदा आर्यन वास्तव में बहुत प्यारा लग रहा था। आर्यन, तुम्हें क्या लगता है? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। किस बारे में? आर्यन ने निवेदिता के सवाल का जवाब दिया। वो निवेदिता के सवाल का अर्थ जानना चाहता था। मैंने अपनी इस चीज के बारे में पूछा। निवेदिता ने स्पष्ट किया कि उसने आर्यन से क्या पूछा था। ओ, उस बारे में? मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा और आकार में। जैसे ही आर्यन अपनी बात जारी रखना चाहता था, उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आर्यन ऐसी बात कहने में इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? निवेदिता ने आर्यन की ओर थोड़ा अजीब नजरों से देखा। वो उसे एक जानवर की तरह देख रही थी। शिखर की स्वामिनी निवेदिता कब से ऐसी हो गई हैं? आर्यन भ्रमित लग रहा था। निवेदिता कब से ऐसी हो गई, आर्यन के लिए इस पर विश्वास करना काफी कठिन था। निवेदिता एक शांत व्यक्ति थी और शायद ही कभी मजाक करती थी। इसलिए निवेदिता को इस तरह मजाक करते देख आर्यन का हैरान होना स्वाभाविक था। अवनी आर्यन को हैरान देखकर मुस्कुराई। उसे आर्यन की हैरान प्रतिक्रिया देखने में काफी मजा आ रहा था। हे अवनी, क्या वो थोड़ी अजीब नहीं लग रही हैं? आर्यन ने अवनी से पूछा। आर्यन को लगा कि निवेदिता थोड़ी अजीब हो गई है, इसलिए आर्यन का अवनी से इस बारे में पूछना स्वाभाविक था। शायद वो तुमसे नाराज है, तुमने उसे बहुत ज्यादा छेड़ा है। अवनी ने कहा कि निवेदिता शायद नाराज हो सकती है। क्यों? क्या मैंने कुछ बुरा किया? आर्यन ने फिर सोचा। उसे लगा कि उसने कुछ बुरा नहीं किया है। क्या तुमने अभी जो किया वो काफी बुरा नहीं था? अवनी ने आर्यन से कहा। कौन सा? मुझे याद नहीं है। आर्यन को याद नहीं था कि उसने निवेदिता के साथ कुछ बुरा किया था। अवनी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। आर्यन को कैसे एहसास नहीं हुआ कि उसने अभी निवेदिता के साथ क्या किया था? तुम इस मामले को खुद संभालो, मैं दखल नहीं देना चाहती। ये तुम्हारा और उसका मामला है, इसलिए मुझे इसमें मत घसीटो। अवनी ने इस मामले में हस्तक्षेप ना करने का फैसला किया। उसने ये समस्या सुलझाने के लिए आर्यन को छोड़ दिया। आर्यन मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे ये समस्या खुद ही सुलझानी होगी। शिखर की स्वामिनी निवेदिता, मुझे माफ कर दीजिए। आर्यन ने इस जगह से निकलने के लिए अपनी सिग्नेचर चाल का इस्तेमाल किया। बेहतर था कि वो जो किया उसके लिए माफी मांग ले। किसके लिए माफी? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। किस बात ने आर्यन को उससे माफी मांगने पर मजबूर किया? ओह, अब स्थिति जटिल हो गई है। आर्यन को लगा कि वर्तमान स्थिति जटिल होती जा रही है। वो इस मामले को कैसे सुलझाएगा? मैंने अभी जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, इसलिए आपको उपहार देने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने निवेदिता से कहा। आर्यन ने निवेदिता से माफी मांगी। उसे उम्मीद थी कि निवेदिता उसे माफ कर देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें उपहार देने का वादा किया था, तो मैं अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती हूं? निवेदिता ने आर्यन से कहा। इसकी जरूरत नहीं है, ये बालों का आभूषण आपका है। आर्यन ने उपहार को अस्वीकार कर दिया। आखिरकार आर्यन को ऐसा कुछ नहीं सूझा जिसका उपयोग इस समय किया जा सके। तुम बहुत दयालु हो। निवेदिता ने कहा कि आर्यन बहुत दयालु है। उसने निवेदिता को ये मुफ्त में दे दिया। क्यों ना आप इसे मुझे पहना दे? निवेदिता ने आर्यन से उसके बालों में वो क्लिप लगाने के लिए कहा। हाँ, आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि निवेदिता ऐसी फरमाइश करेगी। निवेदिता आर्यन के प्रति और भी साहसी हो गई थी। क्या हुआ, क्या आप नहीं चाहते? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। निवेदिता वास्तव में आर्यन से उम्मीद कर रही थी। ठीक है, आर्यन में सिर हिलाया। वो निवेदिता जैसी सुंदर महिला के अनुरोध को कैसे ठुकरा सकता था? आर्यन सीधे निवेदिता के पास गया। उसने निवेदिता के बालों को संवारने में मदद की। निवेदिता के बाल बहुत अच्छे हैं। आर्यन निवेदिता के लंबे बालों की प्रशंसा करता है। निवेदिता ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उसने आर्यन को अपने बालों में आभूषण लगाने में मदद की। आर्यन ने इसे सुंदर दिखने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश की। एक अच्छी जगह ढूंढने के बाद आर्यन ने निवेदिता के बालों में गहने लगाने शुरू किए। ये दूसरी बार था जब आर्यन निवेदिता के करीब था। आर्यन इस समय निवेदिता के बहुत करीब था। निवेदिता की खुशबू आर्यन की नाक में गुदगुदी कर रही थी। आर्यन ने निवेदिता की ओर देखा। अगर आर्यन करीब से देखता तो निवेदिता की आंखें माणिक की तरह लाल हो गई थीं। अफसोस, आर्यन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये हो गया। आर्यन ने कहा कि उसका काम पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। निवेदिता ने आर्यन के बाल सहलाए। निवेदिता ने आर्यन के साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया। आर्यन ये देखकर हार मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। निवेदिता ने जो किया उसके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। आर्यन, मुझ पर अभी भी तुम्हारा कर्ज है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम मुझे सीधे बता सकते हो। निवेदिता ने कहा कि उस पर अभी भी आर्यन का एहसान बाकी है। आर्यन के जवाब का इंतजार किए बिना निवेदिता चली गई और आर्यन को अकेला छोड़ गया। वाह, शिखर की स्वामिनी निवेदिता भी ऐसी हो सकती हैं। निवेदिता के जाने के बाद आर्यन आखिरकार वो कह पाया जो उसके दिल में था। सच कहूं तो अभी जो हुआ था उसने आर्यन को हक्का बक्का कर दिया था।
आर्यन काफी दंग रह गया था जब उसने निवेदिता को उसे छेड़ते हुए देखा। अभी वाली निवेदिता काफी डरावनी थी। निवेदिता को देखकर आर्यन ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। फू अवनी बस खिलखिलाई। उसने जो हुआ उसका आनंद लिया। ऐसा लग रहा था कि अवनी को जो हुआ आर्यन के साथ वो पसंद आया। मैं वापस जा रहा हूं। आर्यन बैठक में लौटा। वो वापस लौटा और अपनी महिलाओं के साथ इकट्ठा हुआ। निवेदिता खुद पहले से ही मानसी के पास बैठी थी। वो हमेशा की तरह गरिमामयी निवेदिता में वापस आ गई थी। आर्यन, हम वापस जा रहे हैं, क्या तुम आ रहे हो? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि क्या आर्यन जेड लोटस शिखर पर वापस आएगा। मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए यहीं रहूंगा। आर्यन ने सूचित किया कि कुछ समय के लिए वो यहीं रहेगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो। निवेदिता ने बस सिर हिलाया। उसने आर्यन की इच्छा पर जोर नहीं दिया। फिर हम विदा लेते हैं। निवेदिता और अन्य लोग इस जगह से चले गए। वे पहले ही चले गए हैं। लया ने आर्यन और अश्विनी से कहा, पति, आपकी महिलाएं इतनी मिलनसार हैं, विश्वास करना मुश्किल है। अश्विनी ने देखा कि आर्यन की सभी महिलाएं बहुत मिलनसार थीं। वे सभी एक दूसरे के प्रति बहुत मित्रवत लग रही थी। बेशक वे निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहेंगी, क्योंकि वे मेरी महिलाएं हैं, आर्यन ने अश्विनी और लया से कहा। आर्यन की बात सुनकर अश्विनी और लया दोनों मुस्कुराईं। मैं बाहर जा रहा हूं। आर्यन ने कहा कि वो बाहर जा रहा है। आर्यन ने अश्विनी और लया को छोड़ दिया। अश्विनी और लया ने अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। अध्याय 1517 श्वेता का प्रस्ताव। पल्लवी, जल्दी बाहर आओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? आर्यन ने पल्लवी को पुकारा। मास्टर? पल्लवी आर्यन के सामने प्रकट हुई और घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। तुम क्या चाहती हो? आर्यन ने सीधे पूछा। मैं आपको कुछ रिपोर्ट करने आई हूं मास्टर। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत से लोगों को पकड़ा है जो आपके घर पर नजर रख रहे थे। पल्लवी ने जानकारी दी। वे कौन हैं और क्या चाहते हैं? आर्यन ने पूछा। ये लोग रहस्यमयी हैं। उन्हें किसी अनजान व्यक्ति से आपको अगवा करने का आदेश मिला है, पल्लवी ने बताया। तो किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, ये दिलचस्प है। पल्लवी, तुम्हें अब इन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उनके पास जाऊंगा और देखूंगा कि इसके पीछे कौन है। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? पल्लवी को यह खतरनाक लगा। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूं, आर्यन ने उसे आश्वस्त किया। ठीक है, अगर मास्टर ने ऐसा कहा है तो। पल्लवी वहां से हट गई और दूर से घर की निगरानी करने लगी। मुझे कौन निशाना बना रहा है? आर्यन सोचने लगा। वो तुरंत घर से बाहर निकला। जब वो कुछ ही दूर पहुंचा था, एक आदमी ने उसे रोक लिया। रुको और खुद को हमारे हवाले कर दो, उस आदमी ने कहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आर्यन ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, उस आदमी ने आदेश दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, रास्ता दिखाओ, आर्यन ने बिना विरोध किए कहा। वो जानना चाहता था कि मास्टरमाइंड कौन है। वो आदमी आर्यन को शहर के एक बहुत बड़े सराय की ओर ले गया और उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचाया। वहां एक सुंदर आदमी आर्यन के पास आया। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा भुगतान है। उस व्यक्ति ने आर्यन को पकड़ने वाले को इनाम दिया और उसे विदा कर दिया। क्या यही वो व्यक्ति है जो इस सब के पीछे है? आर्यन ने सोचा। अभी मेरे साथ चलो, युवा महिला तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। उस सुंदर आदमी ने आर्यन को एक कमरे की ओर खींचा। आर्यन चुपचाप अंदर चला गया। कमरे में एक महिला कुर्सी पर बैठी अपने गुलामों के साथ रात का खाना ले रही थी। ये महिला, क्या ये श्वेता नहीं है? आर्यन ने उसकी विशेष पलकों से उसे पहचान लिया। मेरे यहाँ तुम्हारा स्वागत है। ऐसा लगता है कि मेरे सेवक ने तुम्हें पकड़ लिया है, श्वेता ने चकाचौंध भरी मुस्कान से कहा। ओह, तो आप ही हैं जो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। आर्यन अब सब समझ गया था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम आज्ञाकारी नहीं हो। मेरी पालतू जानवरों की श्रेणी में तुम्हारे लिए अभी भी एक जगह है, श्वेता ने आर्यन से कहा। ये महिला पागल हो गई है। आर्यन को लगा कि वो उसे पालतू जानवर बनाना चाहती है। आर्यन इसके लिए कभी सहमत नहीं होने वाला था। अध्याय 1518 तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी लगती है, आर्यन ने श्वेता से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी युवा मालकिन से ऐसा कहने की? क्या तुम मरना चाहते हो? आर्यन के बगल में खड़े सुंदर आदमी ने उसे धमकाते हुए कहा। वहीं रुक जाओ, उसे चोट मत पहुंचाओ। श्वेता ने तुरंत अपने उस खिलौने को रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन के साथ कुछ भी बुरा हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, आर्यन ने उस आदमी से कहा। सच तो ये था कि अगर श्वेता उसे नहीं रोकती तो आर्यन उसकी जान ले लेता। मेरी उपस्थिति में अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? वो आदमी गुस्से से लाल हो गया। आर्यन,
तुम मुझे बार बार क्यों ठुकराते हो? क्या तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है? श्वेता ने एक बहुत ही आकर्षक मुद्रा बनाते हुए पूछा। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उन छोटी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनका दिमाग थोड़ा खराब है, आर्यन ने सीधे जवाब दिया। आर्यन देख सकता था कि श्वेता को पुरुषों को अपना खिलौना बनाने का अजीब शौक है। आर्यन अब समझ गया था कि श्वेता की सारी अच्छाई केवल पुरुषों को अपना गुलाम बनाने का एक मुखौटा थी। आर्यन, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से पालतू बना सकती हूं। मेरे पीछे बहुत शक्तिशाली लोग हैं। श्वेता अपनी ताकत का बखान करने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी पृष्ठभूमि की परवाह है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्यन ने कहा। श्वेता ने देखा कि आर्यन पर ना तो उसकी खूबसूरती का असर हो रहा है और ना ही उसकी ताकत का। ये आदमी वास्तव में क्या पसंद करता है, श्वेता सोचने लगी। उसने अपनी सारी सम्मोहन कलाएं आजमा ली थीं, लेकिन आर्यन एक चट्टान की तरह अडिग था। ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ हिंसा का इस्तेमाल करना होगा, श्वेता ने फैसला किया। उसने अपने सभी गुलामों को आदेश दिया, अब तुम जो चाहो कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि वो मरना नहीं चाहिए। अंत में हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग आर्यन को पीटने के लिए तैयार हो गए। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? क्या तुम्हें इसके परिणामों का डर नहीं है? आर्यन ने अपने चारों ओर घेरा बनाने वाले लोगों को देखा। आर्यन, मेरे सेवकों को कम मत समझो, वे बहुत शक्तिशाली हैं, श्वेता ने चेतावनी दी। ये सभी वे प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें श्वेता ने अपना गुलाम बना लिया था। तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए, तुम्हें जल्द ही परिणाम पता चल जाएंगे, श्वेता ने कहा। आर्यन बस मुस्कुराया। उसे अपनी नई सीखी हुई तकनीक का परीक्षण करने के लिए किसी की जरूरत थी। लोगों ने आर्यन को घेर लिया और हमला किया। आर्यन ने टाइम विजन का उपयोग किया। इसकी मदद से वो दुश्मन की अगली चाल को कुछ सेकंड पहले ही देख पा रहा था। आर्यन ने फुर्ती से उनके हर वार को चकमा दिया। दुश्मन उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तंग जगह में लड़ना उनके लिए जोखिम भरा था। उन्हें केवल श्वेता से प्रशंसा चाहिए थी, इसलिए वे अंधाधुंध हमले कर रहे थे। ये वार उसे लग क्यों नहीं रहा? सब हैरान थे। आर्यन के शरीर को छूना भी उनके लिए नामुमकिन हो रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से कुछ करो, क्या तुम्हें सजा पाना चाहते हो? श्वेता चिल्लाई। सजा के डर से वे लोग और भी हिंसक हो गए। उनकी लड़ाई से पूरी इमारत हिलने लगी थी। आर्यन अभी भी शांत था और मजे से उनके वार बचा रहा था। इतने हमले करने के बाद भी वे आर्यन को छू तक नहीं पाए। गुस्से में वे वहां की चीजें और इमारत को तोड़ने लगे। तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो या इस इमारत को तबाह करना चाहते हो? आर्यन ने पूछा। ज्यादा मत बोलो, तुम जल्द ही पछताओगे। उन्होंने आर्यन का मुंह बंद करने की कोशिश की। कितने असभ्य हो, मुझे तुम्हें एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, आर्यन ने चेतावनी दी। चुप रहो, हम मालकिन की सेवा करने वाले सेवक हैं, अब और बात मत करो, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। अध्याय 1519। लगता है तुम सजा भूल गई हो। आर्यन ने उन लोगों की ओर देखा और समझ गया कि वे पूरी तरह से श्वेता के प्रभाव में हैं। इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इनका दिल और दिमाग श्वेता के नियंत्रण में है, आर्यन ने सोचा। चूंकि और कोई रास्ता नहीं था, आर्यन ने इसे तुरंत खत्म करने का फैसला किया। 9 छाया कदम। एक बहुत ही तेज गति के साथ आर्यन ने पलक झपकते ही सबको जमीन पर गिरा दिया। क्या? श्वेता ये देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आर्यन ने उसके इतने सारे खास सेवकों को इतनी आसानी से हरा दिया। ये सब बेकार हैं, इन्हें साथ लाना फिजूल था, श्वेता गुस्से में चिल्लाई। अब उसे समझ आ गया कि वो अपने सेवकों पर भरोसा नहीं कर सकती, उसे खुद ही मोर्चा संभालना होगा। मेरे लोगों को हराना प्रभावशाली है। श्वेता अपनी कुर्सी से उठी और आर्यन की ओर बढ़ी। छोटी बच्ची, क्यों ना हम इसे यहीं रोक दें? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी रुक जाओ, आर्यन ने श्वेता से कहा। चुप रहो, इस दुनिया में केवल कुछ ही लोग मुझे आदेश देने की क्षमता रखते हैं, श्वेता ने पलटवार किया। आर्यन को लगा कि ये लड़की काव्या और आराध्या से भी ज्यादा जिद्दी और परेशान करने वाली है। हालांकि काव्या और आराध्या शरारती थीं, लेकिन उनके दिल में दया थी, पर इस महिला में आर्यन को ऐसा कुछ नहीं दिखा। मास्टर, आप उसे छोटी बच्ची कैसे कह सकते हैं? वो आपकी वर्तमान आयु से बहुत बड़ी होनी चाहिए। अवनी ने आर्यन को याद दिलाया कि श्वेता उम्र में उससे बड़ी है। चुप रहो, मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो, आर्यन ने अवनी से कहा। उसे डर था कि कहीं श्वेता ने ये सुन लिया तो उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अवनी ये सुनकर खिलखिला उठी। श्वेता ने अपनी उंगलियां चटकाई और उसकी हथेली से आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग बड़ी होती गई और पूरे कमरे को अपनी चपेट में लेने लगी। दीवारें और सामान पिघलने लगे। कमरे का तापमान इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोग भाप छोड़ने लगे। वे इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे। हे, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो तुम्हारे अपने लोग मारे जाएंगे, आर्यन ने चेतावनी दी। मुझे उनकी परवाह नहीं है, उनका जीवन और मृत्यु मेरी जिम्मेदारी नहीं है, श्वेता ने बेरहमी से कहा। उसके लिए नए गुलाम ढूंढना आसान था। वाह, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया?
आर्यन ने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हें कोई समस्या है? श्वेता अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वो इस लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहती थी। शायद मुझे इस शरारती युवा महिला को सबक सिखाना चाहिए, वरना वो चीज़ों की कद्र करना कभी नहीं सीखेगी। आर्यन ने मन ही मन निश्चय किया। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें दर्द का एहसास जरूर कराऊंगी। श्वेता ने आर्यन की ओर एक विशाल आग का गोला फेंका। आर्यन ने बस अपनी उंगली चटकाई और श्वेता का आग का गोला पल भर में गायब हो गया। हाँ, ये कैसे हुआ? श्वेता चकित रह गई। तुम्हारी ताकत प्रभावशाली है, जैसा कि 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी के किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। आर्यन ने स्वीकार किया कि श्वेता में क्षमता थी। बेशक मैं महान हूं, वरना मैं वहां की मुख्य शिष्या कैसे बनती? श्वेता ने गर्व से कहा। लेकिन अफसोस, तुम्हारा स्वभाव बहुत बुरा है। आर्यन ने फिर से उसे टोका। श्वेता की मुस्कान गायब हो गई और वो गुस्से से आर्यन को देखने लगी। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत नाखुश हूं। तुम बहुत मतलबी हो। मैं तुम्हें उचित सजा दूंगी, श्वेता ने कहा। देखते हैं सजा किसे मिलती है। मैं तुम्हें पूरे दिल से सजा दूंगी, आर्यन ने कहा और आगे बढ़ा। वो एक पल में श्वेता के बिल्कुल सामने पहुंच गया। इतनी तेज? श्वेता उसकी गति को देख भी नहीं पाई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी मुझे छोड़ो, श्वेता ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। माफ करना, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक बुरी लड़की को सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो बदल सके, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। कमीने, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम और तुम्हारा परिवार मिट जाएगा, श्वेता ने धमकी दी। ये सुनते ही आर्यन के भीतर की शक्ति उफन पड़ी। उसने अपनी असली ताकत का एहसास श्वेता को कराया। अध्याय 1520 श्वेता को मजबूर करना। मैंने कहा, अभी इसी वक्त मुझे जाने दो। श्वेता ने आर्यन से खुद को छोड़ने के लिए कहा। श्वेता ने आर्यन पर हमला करने के लिए अपने खाली हाथ का इस्तेमाल किया। उसने अपने नाखूनों से वार किया। हवा की एक तेज लहर उठी जो श्वेता के नाखूनों से उसी क्षण निकली थी। आर्यन तेजी से श्वेता के हमले से बच गया। उसने वार को बड़ी कुशलता से चकमा दिया। इमारत की छत तुरंत कट गई। वह श्वेता के हमले से बहुत सफाई से कटी थी। अभी क्या हुआ? आर्यन ने श्वेता की ओर देखा। इस महिला ने अभी अभी वायु तत्व का उपयोग किया था। तो इसके पास 2 तत्व हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा है। आर्यन ने श्वेता को देखा। पता चला कि श्वेता काफी प्रतिभाशाली महिला है। तुम भाग क्यों रहे हो? श्वेता ने आर्यन को कोसा। वो चिढ़ गई कि आर्यन ने उसके हमले को चकमा दे दिया। क्या मुझे तुम्हारा हमला झेलना चाहिए? ये काफी मजेदार है, आर्यन ने श्वेता से कहा। आर्यन को लगा कि श्वेता एक नासमझ बच्चे की तरह है। उसका दिमाग अभी भी वैसा ही है जो बस अपनी मर्जी से जीतना चाहती है। इस महिला को 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी में कैसे स्वीकार किया गया? क्या 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी वास्तव में बिगड़े हुए युवा स्वामियों और युवतियों से भरी हुई है? मुझे पूजा के लिए बुरा लग रहा है। आर्यन ये अनुमान लगाने लगा कि एकेडमी कैसी जगह है। उसे लगा कि ये शायद उन युवा स्वामियों और युवतियों का जमावड़ा है जो तर्कहीन है। तुम अभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे तो इसे महसूस करो। ये देखकर कि आर्यन अभी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, श्वेता के पास अपनी पूरी ताकत से हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्वेता ने आर्यन के नाजुक अंगों पर पूरी ताकत से प्रहार किया। धमाका हुआ। श्वेता का हमला आर्यन पर लगा। इसे महसूस करो, यह बहुत दर्दनाक होना चाहिए। श्वेता को पक्का यकीन था कि आर्यन को उसकी तकनीक से बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। क्या बस इतना ही? क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? आर्यन ने श्वेता से पूछा। श्वेता का हमला सहने के बाद भी आर्यन बिल्कुल सुरक्षित दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? श्वेता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझसे हमला सहने के बाद भी तुम्हें चोट क्यों नहीं लगी? श्वेता ने आर्यन से पूछा। मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारे साथ कुछ समस्या है। आर्यन ने अनभिज्ञ होने का नाटक किया। भले ही आर्यन को पता था कि उसे चोट क्यों नहीं लगी, क्योंकि उसे ऋषि देवता की विरासत मिली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से तत्वों का आर्यन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। श्वेता लगातार आर्यन पर हमला करने की कोशिश करती रही। उसके हर हमले आर्यन के शरीर पर लगे, लेकिन अफसोस कि आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे हमलों का इस व्यक्ति पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? श्वेता कोसने लगी। तुम जो कर रही हो वो व्यर्थ है। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगी। आर्यन ने उसे बताया कि हमले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समय आ गया है। आर्यन को लगा कि अब श्वेता को सजा देने का समय आ गया है। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने श्वेता को कसकर पकड़ लिया और उसे सजा देना शुरू कर दिया। ओह, तुम क्या कर रहे हो कमीने? श्वेता चिल्लाई। उसने जितनी जोर से हो सके चिल्लाना शुरू कर दिया। श्वेता का विरोध व्यर्थ था। आर्यन ने फिर भी उसे सजा दी। आह, अभी रुक जाओ, श्वेता आर्यन पर चिल्लाई। उसे अब शर्मिंदगी और दर्द महसूस होने लगा था। मैं रुक जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छी लड़की बन जाओ। क्या तुम बन सकती हो? आर्यन ने शर्त रखी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन कृपया रुक जाओ। आर्यन को लगा कि ये महिला उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही थी।
मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करना चाहती हो? बहुत मजेदार है, आर्यन ने सोचा। मैं चाहता हूं कि तुम शपथ लो कि तुमने अभी जो किया वो फिर कभी नहीं करोगी और फिर कभी शरारत नहीं करोगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा नहीं करूंगी, श्वेता ने मना कर दिया। ओह, तो तुम मना करती हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूंकि श्वेता अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, आर्यन ने सजा देना जारी रखा। आह! हताशा की चीखें बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। कई मिनटों के बाद श्वेता ने आखिरकार हार मानने का फैसला किया। अभी जो हुआ वो श्वेता के लिए नर्क जैसा था। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम पूरी तरह से शपथ नहीं ले लेती, आर्यन शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। तुम निर्लज राक्षस, कमीने, दबंग, श्वेता ने आर्यन का मजाक उड़ाया। तो तुम्हें लगता है कि मैं वैसा व्यक्ति हूं? ठीक है, मैं और भी क्रूर बनूंगा। आर्यन ने और भी सख्त होने का निश्चय किया। क्या? श्वेता चिल्लाई। जल्दी रुको, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगी। श्वेता पूरी तरह से हार मान चुकी थी। आर्यन मुस्कुराया। उसका उद्देश्य श्वेता को डराना था ताकि वो दोबारा पंगा न ले। मैं वादा करती हूं कि जो मैंने किया उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं इस बारे में स्वर्ग की शपथ लेती हूं। श्वेता ने आखिरकार कसम खाई। ये सही नहीं है, इसे और गंभीरता से लो। आर्यन ने उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दिया। श्वेता ने अपने दांत पीसे और अपनी शपथ को बिल्कुल सही ढंग से दोहराया कि वो ऐसी चीज दोबारा नहीं दोहराएगी, अन्यथा उसे मृत्यु से भी 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक बिजली से मारा जाए।